एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स क्लास। सो हम लोग वर्क एनर्जी पावर पढ़ रहे थे, जिसमें वर्क और एनर्जी को हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। थ्योरेटिकली काफ़ी ज़्यादा हौच-पौच रहा आप कह सकते हैं एनर्जी में, क्योंकि वर्क जब हम पढ़ा रहे थे उसमें कई सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस टॉपिक के साथ-साथ कराया था, बट एनर्जी में हमने वो क्वेश्चंस नहीं कराया है। लेकिन आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर बिना क्वेश्चन सॉल्व किए एनर्जी का। आपका ड्यूटी बनता है उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें उन टॉपिक से रिलेटेड। पहले ही बता देते हैं, अगर आपको सही में न्यूमेरिकल चाहिए होगा एनर्जी से रिलेटेड तो इसके बाद आएगा। वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स का डिमांड क्या है। आज हम थ्योरेटिकली इस पावर नाम का टॉपिक को खत्म करने जाएंगे। आज पावर स्टार्ट हो रहा है, मतलब आप कह सकते हैं कि थर्ड सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि वर्क और एनर्जी हमने थ्योरेटिकली कंप्लीट कर चुका है, तो पावर स्टार्ट हो रहा है। तो बचपन से दैट इज क्लास 8 और 9 से आप पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज पावर। देखिए, सबसे पहला बात तो एनर्जी क्या है, वहां से बात को स्टार्ट करेंगे। एनर्जी क्या है कि वर्क करने का जो कैपेसिटी होता है किसी बॉडी के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। यस और नो? कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी वर्क को करने के लिए आपके अंदर, किसी बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए। दैट इज एनर्जी, जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ वी आर इन द क्लास ऑफ पावर। सो व्हाट इज पावर? पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क। आप कितना तेज वर्क कर सकते हैं। रेट का मतलब यहाँ पर यह है कि कितना जल्दी जल्दी आप किसी वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। दैट इज द पावर ऑफ दैट बॉडी। क्लियर है कि नहीं है? सो सिंपली, बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज में नहीं लिखा है, सिंपली लिखा और सिंपली बिल्कुल कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। Power of body is defined as the rate at which the body can do work. कोई बॉडी कितना तेजी से वर्क को कंप्लीट कर सकता है, एंड दैट टर्म इज डिफाइंड एज पावर। क्लियर है कि नहीं? लेकिन क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि ये एक मशीन है, डिवाइस है, इसका पावर बताओ। तो आपका दिमाग में दो सवाल आने चाहिए। क्या सवाल? कि कंप्लीट पावर के बारे में बात कर रहा है कि अभी कितना पावर है उसके बारे में बात हो रहा है। दो चीजें पावर में दिमाग में फटाक से आना चाहिए। कंप्लीट पावर का मतलब होता है इसके अंदर कितना कैपेसिटी है, कितना जल्दी जल्दी वर्क करने का, ओवरऑल, जिसे आप एवरेज कहते हैं। लेकिन अभी कितना तेजी से वर्क कर रहा है और ओवरऑल कितना तेजी से वर्क करता है, दोनों में डिफरेंस है। हाँ कि ना? कभी कभी कोई मशीन जो है, जितना उसका पावर है उसको मैच नहीं कर पाता है। दैट मे हैव सेवरल रीजंस। हो सकता है जितना इलेक्ट्रिक सप्लाई उसको देना है हमें वो नहीं दे रहे हैं, तो जितना उसका कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क है, मतलब सॉरी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क में रेट ऑफ डूइंग वर्क है, वो क्या हो रहा है, हो सकता है उससे कम कर रहा हो। तो इंस्टेंटेनियस निकालेंगे उस समय हम। अगर आपसे पूछेगा कि अभी पावर बताओ कि ये जो डिवाइस है इसका पावर अभी कितना है, तो दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। और अगर ओवरऑल पूछे कि इसका कैपेसिटी बताओ, इसको सप्लाई जितना चाहिए हम दे रहे हैं, तो बताओ जरा इसका पावर क्या है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एवरेज पावर। क्लियर है कि नहीं? सो व्हाट इज एवरेज पावर, पहले हम इस पर बात करते हैं। एवरेज पावर जिसे हम पी एवरेज करके लिखेंगे। सो एवरेज पावर याद करो भाई, वो पुराने दिन। एवरेज किसी चीज का भी निकालना होता है तो क्या निकालते हैं हम लोग, मीन निकालते हैं। बोलने का मतलब क्या है, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम लिखेंगे, क्योंकि यहां पर क्या कह रहा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क बाय टाइम। सिंपल सी बात है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। लेकिन अगर एवरेज पावर के बारे में बात हो रहा है तो आपको क्या लिखना चाहिए, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। सिंबॉलिकली इसको अगर आप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये तो डेफिनेशन वाइज हो गया है। आप डायरेक्टली इस चीज का डेफिनेशन लिख सकते हैं क्या, द रेशियो ऑफ टोटल वर्क एंड टोटल टाइम इज कॉल्ड एज एवरेज पावर। सिंबॉलिकली इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी। यहाँ पे डब्ल्यू है, ओमेगा नहीं है। दिस इज, यू कैन से, चेंज इन वर्क अपॉन चेंज इन टाइम। अरे टोटल वर्क का मतलब चेंज इन वर्क ही होता है, पहले कितना वर्क किया था, बाद में कितना वर्क किया है, ये निकालना है, दोनों में डिफरेंस, और अपॉन कर देना है कि स्टार्ट जब किए तो उस समय टाइम कितना था और जब एंड किए उस समय टाइम कितना, दोनों में चेंजेस निकाल लीजिए। क्लियर है कि नहीं? दिस इज ऑल अबाउट द एवरेज पावर। बट हम अभी हमने जस्ट बताया कि कोई डिवाइस का अभी कितना पावर है, अगर आपसे पूछे, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर।
तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस पावर। और इंस्टेंटेनियस पावर का मतलब अभी एग्जैक्टली कितना पावर है वो निकालना है। अगर अभी कितना पावर है, इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है, तो तरीका तो पुराना आपको पता है। क्या तरीका है ना? हम क्या करते हैं, इस एवरेज पावर में लिमिट लगा देते हैं सर। बस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मतलब एग्जैक्टली इस टाइम फ्रेम को, जो बहुत बड़ा टाइम था, उस टाइम फ्रेम को आप क्या कर दिए, सिंक्रोनाइज कर दिए कि एग्जैक्टली इस टाइम पे बताइए। ये टाइम इक्वल टू 0 नहीं, टेंड्स टू 0, मतलब एकदम 0 तरफ अप्रोच करे टाइम, तब क्या है, तो क्या करते हैं, बस इस एवरेज को बैठा देते हैं डी डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी, ये होता है। लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका भी ऑलरेडी आप जानते हैं। ये लिमिट अगर सॉल्व करने अभी आपको नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे, इसको सिंपली डिफरेंशिएशन कर देंगे डी डब्ल्यू बाई डी टी। तो याद रखिएगा, इंस्टेंटेनियस पावर जब निकालना है तो आपको क्या करना चाहिए, डी डब्ल्यू बाई डी टी, वर्क का डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम। क्लियर है कि नहीं? और वर्क जो है टाइम के साथ साथ चेंज होगा। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया? चलिए, एवरेज पावर का, सॉरी, इंस्टेंटेनियस पावर का एक और फॉर्मूला होता है, लेकिन बच्चा कंफ्यूज रहता है। देखिए क्या कंफ्यूज रहता है, पावर का एक फॉर्मूला तो ये जानता है क्लास 9 से, वर्क अपॉन टाइम, और क्लास 11 में टीचर एक और पढ़ा देता है, क्या होता है, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। अभी जाकर के आप पढ़ेंगे फोर्स डॉट वेलोसिटी, फोर्स डॉट वेलोसिटी, डॉट प्रोडक्ट है यार। फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, पावर होता है। अभी आखिरी तक जाएंगे हम तो समझेंगे, लेकिन सर बता दिए हैं ये चीज, लेकिन इसमें कुछ गलती है। दिस इज नॉट द पावर, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। इस फॉर्मूला को पुट करके जो आंसर आएगा ना आपका, अभी कितना पावर है किसी डिवाइस का, वो निकलेगा। चलिए, इस फॉर्मूला से हम उस चीज को निकालने का प्रयास करते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या आप यहां पर आ रहे हैं? ठीक है, थोड़ा आगे लेके जा रहे हैं। क्या आप वर्क के जगह पर, क्या आप वर्क के जगह पर, क्या आप वर्क के जगह पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। अगर इस फॉर्मूला में इस चीज को पुट किया जाए, सो पावर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू के जगह पे हम लिख रहे हैं फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। लेकिन फोर्स चूंकि कांस्टेंट है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगी, तो हमको इसको लिखने का जरूरत पड़ेगा। जरा बताइए क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू बाई डी टी है, तो डब्ल्यू का जब डिफरेंशिएशन करेंगे हम, अच्छा यहाँ पे डी एस लिखे हैं ना, दिमाग में आ जाएगा, डी एस मतलब छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, यस और नो, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क, मतलब यहाँ पर असल में डब्ल्यू नहीं है, ये क्या है, डी डब्ल्यू है। समझे कि नहीं समझे? क्लियर है कि नहीं? तो डी डब्ल्यू डायरेक्टली आप उस चीज को बैठा सकते हैं, डी डब्ल्यू की जगह एफ डॉट डी एस को डायरेक्टली बैठा सकते हैं, डिवाइड में क्या है आपका ऑलरेडी डी टी है। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे बच्चा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? डिस्प्लेसमेंट काफी छोटा सा है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन भी छोटा सा होगा, तो डी डब्ल्यू लिख दिए, और ये डी डब्ल्यू जो है आपका एफ डॉट डी एस के बराबर हमने लिखा, और उसके बाद डी टी कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा, पी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर एफ, और यहाँ पे डॉट है डी एस बाई डी टी दिख रहा है यहाँ पर, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं हम लोग, डी एस बाई डी टी। और जरा बताइएगा, पी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ एफ तो दिख रहा है सर, डॉट दिख रहा है, और डी एस बाई डी टी को वेलोसिटी कहते हो आप, वी डिस्प्लेसमेंट का, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। सो दिस इज नॉट पावर, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूला का यूज आप तब और तभी सिर्फ करेंगे अगर एग्जैक्टली किसी टाइम फ्रेम पर, नॉट इन टाइम फ्रेम, पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आपसे पूछे कि अभी पावर बताओ जरा इस डिवाइस का क्या है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर फोर्स कितना लगा रहे हैं और किस वेलोसिटी से ये रन कर रहा है ये बता दे, और ये वेलोसिटी जनरली देखिएगा आरपीएम वगैरह में देता है, क्योंकि रिवॉल्यूशन वगैरह में देता है, तो वहां पर ओमेगा हो सकता दे रहा हो, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी दे रहा हो, और एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे ऑलरेडी आपको सिखा चुके हैं, हाँ कि ना। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू आर क्रॉस वी, आर क्रॉस वी होता है लीनियर वेलोसिटी। ओके, तो चलिए, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ द पावर। क्या आपको ये बात समझ में आ गया है? सर ये स्केलर है, वेक्टर है, यूनिट क्या है, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये बस इंट्रोडक्शन पार्ट था, दो फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा, एक तो एवरेज पावर का और दूसरा क्या है, इंस्टेंटेनियस पावर का। एवरेज पावर में कोई टेंशन नहीं है, चेंज इन वर्क डन बाय
चेंज इन टाइम इंस्टेंटेनियस पावर में देखेंगे dw/dt, या फिर अगर फोर्स और वेलोसिटी के टर्म पे लिखना है तो आप लिख सकते हैं फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट। तो चलिए इस बात को भी स्टेटमेंट वाइज लिख देते हैं। लिखेंगे क्या ना, इंस्टेंटेनियस पावर P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अरे स्केलर प्रोडक्ट लिख ही दिए तो समझ में आ गया होगा, पावर क्या है, स्केलर है यार, स्केलर है, समझ में आ रहा कि नहीं है? देखो ना, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो क्या हो जाएगा, पावर भी स्केलर हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है। बाकी डॉट प्रोडक्ट को ही स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, ध्यान दीजिए। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पावर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला पॉइंट हमने लिया डायमेंशन पूछा जा सकता है, तो डायमेंशन आराम से निकाल लीजिएगा। पावर इक्वल टू क्या होता है, वैसे दो फॉर्मूला पढ़ा, अरे कोई भी फॉर्मूला बैठाओ डायमेंशन तो सेम आना चाहिए ना, डायमेंशन थोड़ी बदल जाएगा, फॉर्मूला बदलने से डायमेंशन बदल जाता है क्या, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मूला है, डायमेंशन कभी नहीं बदलेगा। एक काम करते हैं, जो फोर्स इंटू वेलोसिटी वाला था ना, उसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो फोर्स का क्या हो जाएगा, mL/t-2, फोर्स का डायमेंशन हो गया, और वेलोसिटी का क्या होता है, मीटर पर सेकंड यूनिट ना, मीटर पर सेकंड मतलब हो गया L/t-1। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, m दिख रहा है, L इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा, L इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा, और t पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -2 और -1 क्या हो जा रहा है, -3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पावर। क्लियर है कि नहीं? अब यूनिट के बारे में अगर हम बात करें, तो पहले हम बात कर लेंगे एसआई यूनिट का, एसआई यूनिट का। तो चलिए देखिए ध्यान से, देखिए पावर इज इक्वल टू, जनरली जो फॉर्मूला आप लिखते हो वर्क अपॉन टाइम लिखते हो ना, तो अगर वर्क अपॉन टाइम लिखते हो तो वर्क का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, वर्क का एसआई यूनिट जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। और टाइम का एसआई यूनिट सेकंड होता है, तो जूल पर सेकंड आप कह सकते हो, दिस इज द एसआई यूनिट यू कैन से। क्लियर है कि नहीं, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड इज द एसआई यूनिट। ओके, सुनिए ध्यान से, ये जो जूल पर सेकंड आपने लिखा ना, इसी का एक और नाम दिया गया भाई, वाट लगा डाला, वाट, वाट। ये जूल पर सेकंड ही वाट है, कुछ और नहीं है। ऐसा नहीं कि 1 जूल पर सेकंड कुछ और वाट होता है, ऐसा नहीं, 1 जूल पर सेकंड 1 वाट के इक्वल होता है। क्लियर है कि नहीं, जूल पर सेकंड को ही क्या नाम दिया गया है, वाट नाम दिया गया है। आगे बात करते हैं, अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट का, अगर हम बात करें सीजीएस यूनिट का, तो सीजीएस यूनिट इसका क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, पावर का सीजीएस यूनिट, यहाँ से फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला को बार बार हम नहीं लिखते हैं, जरूरत नहीं। क्लियर है कि नहीं, तो देखिए पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, वर्क के जगह पे क्या लिखा हुआ है एसआई में, जूल, लेकिन सीजीएस में क्या होता है, अर्ग। अगर आपको याद होगा तो क्या होता है, अर्ग। और टाइम का तो सीजीएस में भी क्या होता है, सेकंड ही होता है, तो अर्ग पर सेकंड होता है। बोलिए, सबको समझ में आ रहा है, भेजा में जा रहा है ना, अर्ग पर सेकंड होता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं, तो ये सीजीएस यूनिट हो गया। लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट ये सब नहीं है, जो हम लोग जनरली आज अपने डेली लाइफ में डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, उसमें हम लोग ये सब का यूज नहीं करते हैं, तो फिर वो क्या है, तो हम लिखेंगे इस जगह के लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स। प्रैक्टिकल यूनिट्स भी इतने ही इंपॉर्टेंट है जितना इसका एसआई और सीजीएस है, ध्यान रखिएगा, हर जगह हम नहीं बता रहे होते, जहां जरूरत है वहां बता रहे हैं। तो इसका प्रैक्टिकल यूनिट क्या क्या है, तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि वाट की जगह किलोवाट जनरली यूज होता है, वाट बहुत छोटा पावर हो गया, किलोवाट यूज होता है, मेगावाट यूज होता है, हॉर्स पावर यूज होता है, इन तीनों को लिखेंगे कम से कम, क्या क्या बोले, किलोवाट, अच्छा मेगावाट, हॉर्स पावर। नहीं बोलता है, कितना एचपी का मशीन है यार, है ना, मोटर वगैरह खरीदते हैं तो कितना एचपी का है, तो हॉर्स पावर क्या है, पावर का ही यूनिट है। लेकिन थोड़ा सा कन्वर्जन देख लेते हैं, कन्वर्जन देख लेते हैं। मान लीजिए कि किसी भी डिवाइस का जो पावर है वो या तो किलोवाट, मेगावाट या हॉर्स पावर में दिया हुआ है, तो वाट में बदलना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में बदलना पड़ेगा, तो कैसे बदलेंगे, सवाल ये है। तो पहले ही बता चुके हैं, ये जो जूल पर सेकंड अगर कहीं लिखा हुआ वही वाट है, तो टेंशन मत लीजिएगा कि 1 जूल पर सेकंड अगर कहीं भी लिखा हुआ है तो आप उसको समझिएगा वाट ही तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सबसे पहला बात। अच्छा, बात कर लेते हैं किलोवाट का।
अगर किलोवाट लिखा हुआ है, KW इस तरह से शॉर्टकट में लिखते हैं, तो किलो का मतलब 10 टू द पावर 3 होता है, तो 10 टू द पावर 3 वाट हो जाएगा। सिंपल W लिख रहे हैं, चलेगा? क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, मेगावाट है, मान लीजिए 1 मेगावाट ऐसे लिखा हुआ है, तो मेगावाट के लिए कितना होता है? मेगा मतलब 10 टू द पावर 6 होता है, तो क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर 6 वाट हो जाएगा। जहां तक बात है हॉर्स पावर का, तो वो क्या होगा ना, 1 HP 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू होता है 746 वाट। 746 वाट होता है, इस बात को याद रखिएगा। 1 HP इक्वल टू क्या होता है? 746 वाट होता है। 746 वाट होता है। तो सर SI टू CGS अगर करना है तो कैसे करेंगे? मान लीजिए SI है, वाट में है, बोलने का मतलब चलिए 1 जूल पर सेकंड अगर दिया हुआ है और आपको अर्ग में पूछ रहा है, अर्ग पर सेकंड में पूछ रहा है, तो सेकंड तो यहाँ भी है, सेकंड वहां भी होगा, बस जूल टू अर्ग पता होना चाहिए। 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है, तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 7 अर्ग पर सेकंड हो जाएगा। तो सारे कन्वर्जन यहाँ बता दिए, जो भी पावर से रिलेटेड हो सकता है मैक्सिमम वो बता दिया गया। क्लियर है कि नहीं? एक एनर्जी का कॉमर्शियल यूनिट होता है जो कि हमने नहीं बताया, जो जरूरत नहीं है क्लास 11 में, किलोवाट आवर, वो क्लास 12 में जरूरत पड़ेगा भाई, क्योंकि वहां इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पता है ना जनरेट करके बेचते भी है। तो कॉमर्शियलाइज जहां पर जो चीजें होती है वहां पर पढ़ना जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी में वो डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल पावर की ये सारे यूनिट्स क्लास 11 के लिए एनफ हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे और बहुत सारे इंपॉर्टेंट और भी बातें हैं, 2 पॉइंट हमने यहाँ डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। इट इज थर्ड नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए क्या कह रहा है, इफ वर्क डन बाय 2 बॉडीज इज सेम। लेट्स सपोज 2 बॉडीज हैं, तुम दोनों हो, ऐसे समझ लो 2 बॉडीज हैं और दोनों सेम वर्क डन कर रहा है, वर्क डन सेम होना चाहिए। उस समय क्या कह रहा है, देन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मान लीजिए 2 बॉडीज को सेम वर्क दिया गया करने के लिए, तो पावर किसका ज्यादा होगा? जो ज्यादा टाइम लेगा वर्क करने में कि कम टाइम लेगा वर्क करने में? कम टाइम लेगा, कॉमन सेंस की बात है। तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम लिखा हुआ है, यहां पर हमने आपको बता दिया, दैट इज द बॉडी विच परफॉर्म द गिवन वर्क इन लेसर टाइम पॉजेस मोर पावर एंड वाइस वर्सा। मतलब इसका ऑपोजिट हो जाएगा, अगर कोई लेसर टाइम की जगह मोर टाइम लेगा तो उसके पास क्या होगा? पावर कम होगा। कॉमन सेंस की बात है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, वहां से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम आपको समझ में आ रहा होगा। इस बात पर आते हैं, यहां से सवाल आता है आपका, क्या कह रहा है? द स्लोप ऑफ वर्क टाइम कर्व गिव्स द इंस्टेंटेनियस पावर। ध्यान से सुनिएगा, हम एक कर्व बना रहे हैं। कौन सा कर्व? एक तरफ हम वर्क रखे हैं और दूसरी तरफ क्या रख रहे हैं? टाइम रख रहे हैं। और कर्व लेट सपोज ऐसा है, कैसे भी रह सकता है, हम ऐसे बना दिए। क्लियर है? तो बोल रहा है कि जो वर्क टाइम कर्व है ना, उसका स्लोप, इसका स्लोप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो सर किसी इंस्टेंट पर स्लोप निकालने का तरीका क्या था? आप इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन बनाएंगे और वो टेंजेंट लाइन एक्स एक्सिस को कितना एंगल से काट रहा है, लेट्स सपोज थीटा एंगल से काट रहा है, इसी एंगल का टेंजेंट निकाल देंगे, tan थीटा निकाल देंगे। इसी को क्या कहते हैं बच्चा? स्लोप कहते हैं। हाँ कि ना? यही तो स्लोप है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एंगल हमेशा पॉजिटिव टाइम एक्सिस से लेना है। क्लियर है कि नहीं? पॉजिटिव, नेगेटिव से नहीं लेना। तो ये जो एंगल है इसका टेंजेंट मतलब tan थीटा निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा? स्लोप निकल जाएगा। तो tan थीटा, यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर यहां पर आप एक ट्राइंगल बनाएं, ऐसे भी बना सकते हैं या एवरेज लेकर के भी बना सकते हैं। एवरेज को फिर लिमिट लगा करके छोटा कर सकते थे, याद कीजिए आप। चलिए यहाँ पर बनाते हैं, ध्यान से देखिए। इसी के पैरेलल एक लाइन यहाँ पे लिया और इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ले ली। क्लियर है कि नहीं? जरा बताइएगा, ये क्या है? और सर टाइम है। ये क्या है? तो बोले सर वर्क है। ये वर्क है ना, और ये क्या है? टाइम है। क्लियर है कि नहीं? तो जरा बताइएगा tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर ये थीटा है तो पक्का ये थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है? P बाई बी। P मतलब हो गया वर्क, हाँ ना? DW लिख दे यार, छोटा सा वर्क है मान लेते हैं, ये टोटल वर्क तो नहीं है ना, छोटा सा वर्क। और ये क्या है? छोटा सा टाइम है, मान लेते हैं DT। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया? DW बाई DT। और DW बाई DT क्या होता है? एवरेज पावर की इंस्टेंटेनियस पावर। तो ध्यान रखिएगा, वर्क और टाइम के बीच जब भी कर्व दिया रहे तो उसका जो स्लोप होता है, वही स्लोप क्या बताता है? उसका इंस्टेंटेनियस पावर बताता है, ना कि एवरेज पावर। ध्यान रखिएगा, इंस्टेंटेनियस पावर, उस एग्जैक्ट पॉइंट पर जो पावर है वो बता रहा है। क्लियर है? आगे बात करते हैं।
द एरिया अंडर द पावर टाइम कर्व, अब आपको बनाना है एक कर्व जो कि पावर टाइम कर्व होगा, गिव्स द वर्क डन बोल रहा है। तो देखिए ध्यान से, एक कर्व बना रहे हैं जिसमें हम एक तरफ पावर को रखेंगे, एक तरफ टाइम को रखेंगे। एक तरफ हम टाइम रख दिए और एक तरफ पावर रख दिए, ठीक है कि नहीं। और कोई कर्व दिया हुआ, कोई कर्व, कोई भी एक्स वाई जेड कर्व बना लो तुम। चलो हम एक बनाने का कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज द कर्व इज लाइक दिस, ऐसा कर्व है, ओके। अब क्या करना है भाई ना, इसके अंडर जो एरिया है उसको अगर निकालना है तो इस तरह से निकालोगे तुम। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया, पहले इस एरिया को निकालो, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे जो टाइम स्टार्ट हो रहा है वो t1 है, यहाँ पे जो टाइम एंड हो रहा है t2 है, और यहाँ पर पावर लेट सपोज यहाँ तक जो पावर है वो कितना है, जीरो से अगर पावर स्टार्ट हुआ, यहाँ जीरो है तो यहाँ पर पावर मान लेते हैं p है। क्लियर है कि नहीं? तो एरिया क्या होगा, इसका एरिया निकालते हैं। एरिया, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व किसका किसका कर्व है भाई, अरे पावर वर्सेस टाइम का कर्व है, पीटी ग्राफ है, पीटी कर्व है। तो एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जरा बता सकते हैं, इसका जब निकालेंगे तो सर ट्राइंगल दिख रहा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये सर, हाँ ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस दिख रहा है ये है और हाइट दिख रहा है ये है, तो लिखते हैं यहाँ पर हाफ इंटू बेस, बेस क्या है भाई t2 माइनस टी वन है, t2 माइनस टी वन है, इंटू हाइट, हाइट आपको दिख रहा है ये है मतलब पावर है, p माइनस जीरो है मतलब पावर है। क्लियर है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, पावर इंटू टाइम, क्या दिख रहा है, पावर इंटू टाइम। तो हमें पता है ये बात, एज एज हम जानते हैं पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। और अगर वर्क निकाला जाए यहां से तो पावर इंटू टाइम ही होगा ना, पावर इंटू टाइम। तो कहीं भी अगर पावर इंटू टाइम हो रहा है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, उससे क्या मतलब है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। जो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, जो फिजिकल क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, दैट इज पावर और टाइम। पावर और टाइम जब भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या निकल कर आता है, वर्क डन। तो एरिया अंडर द कर्व, पीटी कर्व इज गिव्स वर्क डन, गिव्स वर्क डन। ध्यान से इस बात को नोट कर लीजिए बच्चा, याद रखिएगा कि जब भी पावर और टाइम का कर्व दिया हुआ है उसका एरिया निकालिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, वर्क डन निकल के आ जाएगा। और वर्क टाइम का कर्व दिया हुआ है तो अगर इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है तो स्लोप निकाल दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? सो दिस इज ऑल अबाउट द पावर। थियोरेटिकली आप कंप्लीट कर चुके हैं इस पावर नाम के टॉपिक को। कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, फिर सेशन को खत्म करेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन, a car of mass m is driven with acceleration a along a straight level road against a constant external resistive force r। क्या कह रहा है, एक लेवल रोड है जिसमें एक कार जो है चल रही है, इसको कार को चलाया जा रहा है। कौन चला रहा होगा इस कार को भाई साहब, इंजन। इस कार को चलाने वाला कौन है, बोलेंगे इंजन चला रहा है इस कार को, ठीक। इसका मास m है और इसका एक्सेलरेशन a है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ये जो चल रही है, एक इसको, इस पर एक रेसिस्टिव फोर्स लग रहा है। मतलब रेसिस्टिव फोर्स का मतलब आप कह सकते हैं इस जगह पर रोड पर अगर चल रही है तो फ्रिक्शन लग रहा होगा, और वो रेसिस्टिव फोर्स इसके मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा जो कि आर है। क्लियर है कि नहीं? ये बात कह रहा है, ओके। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द कार इज v, जब वेलोसिटी कार का कितना हो, v हो, उस समय क्या पूछा जा रहा है, द रेट एट विच द इंजन ऑफ द कार इज डूइंग वर्क विल बी। मतलब क्या, रेट ऑफ डूइंग वर्क पूछ रहा है यार, मतलब किस रेट पे इंजन वर्क कर रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, इस इंजन का पावर पूछ रहा है आपसे। यस सर, किस रेट से ये इंजन वर्क कर रहा है, मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क पूछ रहा है इंजन का। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब ही क्या होता है, पावर। डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा फाइंड द पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क पूछ रहा मतलब ही क्या पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। आपको समझ में आना चाहिए, पावर पूछा जा रहा है। तो सर पावर इक्वल टू तो वर्क अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी टाइम का कोई जिक्र नहीं है, तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है सर, फोर्स इंटू वेलोसिटी। और आपको पता है फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है। फोर्स और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल हम यहाँ कंसीडर करेंगे वो क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, सर इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है। और फोर्स किधर लग रहा है भाई, अगर चल रहा है तो सर फोर्स तो यहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है। अरे भाई साहब सुनो, अगर चल रहा है उधर ना, मतलब उधर भी कोई फोर्स है। और कौन सा फोर्स है, तो आप बोल सकते हो अगर एक्सेलरेशन ए से चल रहा है तो इस पर एक फोर्स लग रहा है, दैट इज एफ इक्वल टू एम ए। कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है,
ma ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि चल रहा है। अगर ये ज्यादा होता तो चलता ही नहीं ना। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पर ये बात कह रहा है कि फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? पर सर जो नेट फोर्स होगा इधर ही होगा। माने F इक्वल टू ma नेट फोर्स नहीं है, हम नहीं कह रहे। लेकिन नेट फोर्स जो होगा माने ma माइनस r होगा नेट फोर्स और वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा। मतलब F डॉट v जब कीजिएगा तो F भी डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो डायरेक्टली फोर्स इंटू वेलोसिटी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फोर्स इंटू वेलोसिटी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और यहाँ पर जो बच्चा फोर्स है ना वो क्या है? कौन सा फोर्स है? नेट फोर्स एक्चुअली, नेट फोर्स इंटू वी। ध्यान रखिएगा नेट फोर्स का बात हो रहा है। ओके सर। लेकिन ध्यान से ये देखना है कि ये जो क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हैं ये क्वांटिटी क्या है? स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है। अगर स्केलर है ना तो नेट फोर्स जब आप निकाल रहे होंगे, यहाँ पर टोटल फोर्स का बात हो रहा है कि जो टोटल फोर्स यहाँ पर कितना लग रहा है। टोटल फोर्स का मतलब एक तो इधर ma लग रहा है, एक तो इधर r लग रहा है। आप अगर यहाँ पे ऐसे निकालेंगे ma माइनस r तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहां पर जो नेट फोर्स निकालने का मतलब है यहाँ पे कितना कितना वर्क को कितना टाइम पे किया जा रहा है। कितना वर्क का मतलब यहां पर है कि भाई फोर्स उस पर कितने लग रहे हैं, मतलब टोटल फोर्स का बात हो रहा है। टोटल फोर्स का मतलब यहाँ पर डायरेक्शन वगैरह का ध्यान नहीं रखेंगे जब भी पावर कैलकुलेशन करेंगे। जब भी पावर कैलकुलेशन करेंगे हम तो जब फोर्स के बारे में बात होगा वो फोर्स डायरेक्शन के साथ आप नहीं लीजिएगा। आपको नेट फोर्स का मतलब ऐड करना है सारे फोर्सेस को। ये सारे फोर्सेस मिलके कितना वर्क कर रहा है इस पर देखना है। तो सारे फोर्सेस मतलब एक ma फोर्स है और एक r फोर्स है, दोनों को ऐड कर देना है। यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा? r एक फोर्स है और एक फोर्स ma है। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि कोई डायरेक्शन से कोई इसको मतलब है नहीं। और यहाँ पर वेलोसिटी कितना है कार का बोला है v। तो ये ऑप्शन कहीं पर अगर देख रहा है तो वो सही हो जाएगा। r प्लस ma इंटू v। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? ये ट्रिकी सवाल था क्योंकि कोई भी बच्चा जनरली क्या करेगा? ma माइनस r करेगा और वो ऑप्शन डी की तरफ आगे बढ़ेगा। हाँ कि ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन ये नहीं होगा। कारण क्या समझ में आ रहा? क्योंकि ये पावर जो है स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पर जो फोर्स के बारे में बात हो रहा है, कौन सा फोर्सेस के बारे में बात हो रहा है? कौन सा फोर्सेस के बारे में बात हो रहा है? नेट फोर्स। और अगर आप नेट फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन के साथ नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। मतलब यहाँ जो वर्क के बारे में बात हो रहा है, कितना टाइम पे वर्क करेगा, यही बात हो रहा है ना। तो वर्क मतलब यहाँ पर हो गया कितना फोर्स लग रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो कितना फोर्स का मतलब नेट टोटल फोर्स कितना लग रहा है, किधर किधर लग रहा है उससे मतलब बिल्कुल भी नहीं। क्वांटिटी से मतलब है यहाँ पर, अमाउंट से मतलब है यहाँ पर कि कितना सारे फोर्स उस पर लग रहे हैं, किस किस डायरेक्शन से मतलब बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज ध्यान से सुनिएगा, एक बात बता दें, यहाँ पर किसका आप निकाल रहे हैं पावर? इंजन का। और यहाँ पर जो डायरेक्शन आप शो कर रहे हैं किसका कर रहे हैं? कार का। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर सिर्फ आपको इंजन के बारे में सोचना है। इसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है उस इंजन पर फोर्स का डायरेक्शन वगैरह कैलकुलेट नहीं हो रहा। वहां पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है ये देखा जा रहा है। एक तो ma जो आगे की तरफ उसको लेके जा रहा है और एक इसको रोकने वाला फोर्स जो कि r हम दिखा रहे हैं। ये कार का पावर नहीं निकाल रहे हो आप, किसका पावर निकाल रहे हो? इंजन का पावर। इस वजह से यहाँ पर प्लस लिखे हैं, ध्यान रखिएगा इस बात।